हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम इसके लेक्चर नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर हमने सेमेंटिक ऑब्जेक्ट्स मॉडल के कंसेप्ट्स को डिस्कस करना है। तो चलते हैं, हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। बेसिकली सेमेंटिक ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ये कंसेप्ट का जिक्र हम अक्सर डेटाबेस के की बात करते हुए करते हैं और ये कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स को समझाने की बात आती है तो ये एक लॉजिकल कंसेप्ट है। इस वजह से जब इसकी थियोरेटिकल डेफिनेशंस वगैरह बताई जाती हैं तो समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दरपेश आती है। इवन कि मुझे भी ये समझना काफ़ी टफ लगता था, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं और बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन ये है कि अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग को कहीं ना कहीं रिलेट कर लें अपनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग्स के साथ, जो कि ये थी कि एक एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो आपको ये इंतहाई आसानी से समझ आ जाएगा और आपको कहीं न कहीं ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली ये वही चीज़ें हैं, बस उनको रिप्रेज़ेंट करने का हल्का-सा तरीका बदल गया है और उनकी नेमिंग कन्वेंशंस बदल गई हैं। बल्कि कहीं कुछ-कुछ चीज़ों के तो नेमिंग कन्वेंशन भी सेम ही है। लेट्स से जो एट्रीब्यूट वहाँ पर एंटिटीज़ के अंदर, टेबल्स के अंदर जो चीज़ एट्रीब्यूट कहलाती थी, यहाँ पे भी वो एट्रीब्यूट ही कहलाती है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से। तो अभी हम बात करते हैं और इसको जब भी मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँगा तो आपको हर स्टेप पे ये फ़ील होगा कि बेसिकली हम कहीं न कहीं किसी टेबल की बात कर रहे हैं, टेबल के एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं, किसी एक टेबल के किसी दूसरे टेबल से रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे कंसेप्ट वही हैं, बस इनको रिप्रेज़ेंट करने के लिए अब एक नई अप्रोच, जिसको कहते हैं सेमेंटिक ऑब्जेक्ट वाली अप्रोच, वो इस्तेमाल हो रही है। तो अभी आप इसको सुनते जाएँ और समझते जाएँ और स्टार्टिंग के अंदर पहली स्लाइड के ऊपर बिल्कुल माइंडसेट मत बनाइएगा कि यार ये तो वाक़ई मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा पहली स्लाइड के अंदर, आपको हो सकता है समझ आ जाएँ, हो सकता है समझ ना आएँ। अगर नहीं भी समझ आई तो इस लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा। एंड पे जाके इन्हीं चीज़ों का जब हम ग्राफ़िकली ज़िक्र करेंगे तो हल्के-फुल्के कंसेप्ट थ्योरी से बन चुके होंगे, बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो ग्राफ़िक्स पे जाके क्लियर हो जाएगी। ओके, सो अब मैं शुरू करता हूँ। तो आप देखें, डिफरेंट किस्म के जो वर्किंग एनवायरनमेंट होते हैं जिसमें कोई यूज़र काम कर रहा होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, वहाँ पर डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, आपको पता है। अब वो जो डिफरेंट किस्म की थिंग्स हैं, उनको उस यूज़र के पर्सपेक्टिव से मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है। कौन सा यूज़र? जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। ठीक हो गया? और उसके इर्द-गिर्द डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। अब आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए उस यूज़र के पर्सपेक्टिव से मीनिंगफुल वे में उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। और वो जो चीज़ें हैं डिफरेंट किस्म की, उनको हम क्या कहेंगे? सेमेंटिक ऑब्जेक्ट। अब मैं दोबारा इसको दूसरे वर्ड्स में एक बात बताता हूँ। आप एक ऑफ़िस में काम करते हो, आप उस ऑफ़िस में काम करने वो ऑफ़िस एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई और आप उस ऑफ़िस में काम करने वाले यूज़र हो गए। अब आपके इर्द-गिर्द डिफरेंट चीज़ें हैं। उन चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि फ़िज़िकली एग्ज़िस्ट करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि जस्ट कंसेप्ट में एग्ज़िस्ट करती होंगी, कुछ लिविंग थिंग्स भी होंगी, कोई इंसान वग़ैरह भी होंगे, ये सब की सब चीज़ें हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, आप इनको अपने पर्सपेक्टिव से एक मीनिंगफुल वे में देखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके इर्द-गिर्द कोई एक इंसान घूम रहा है ऑफ़िस में और वो डेली वहाँ पे घूमता है, तो वो एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट है। अब उस इंसान का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो घर में उसके वो मैरिड है या नहीं, अगर वो मैरिड है तो उसके कितने बच्चे हैं, शायद आपके लिए ये सारी की सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। वो आपके ऑफ़िस में है, आपके साथ है, तो उस ऑफ़िस में होने वाला जो उसका पर्सपेक्टिव है, वो आपके लिए मीनिंगफुल है, आपके लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही मैटर करता है। समझ आ गई बात आपको? तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए आप एक यूज़र हैं और आपके इर्द-गिर्द डिफरेंट किस्म की थिंग्स हैं। वो थिंग्स लिविंग भी हो सकती हैं, वो थिंग्स कोई ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई फिज़िकल चीज़ें और भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। और वो जो थिंग्स हैं वो सारी की सारी सेमेंटिक ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आपके पर्सपेक्टिव से मीनिंगफुल वे में डिफ़ाइन करना सेमेंटिक ऑब्जेक्ट्स का जो है पूरा का पूरा टारगेट है। ठीक हो गया? अब सेमेंटिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको ग्रुप कर दिया जाता है क्लासेस में और हर क्लास का एक यूनिक नाम होता है जो कि कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। अब इससे आगे घूम फिर के वही पुरानी एग्जांपल में लेके आ गया, क्योंकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग तो है ही। अगर आप एक कॉलेज में बैठे हुए हो तो कॉलेज इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन।
आप जो है किसी ना किसी तरीके से जो है यूज़र हो। अब कॉलेज के यूज़र कैसे हो सकते हो आप? द पॉइंट इज़ कि हम सॉफ्टवेयर के लाइसेंस में बात कर रहे हैं अगर, तो आप जो सॉफ्टवेयर है उसके यूज़र होंगे जो कि कॉलेज को पूरे मैनेज कर रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं। तो आपके इर्द गिर्द डिफरेंट किस्म की थिंग्स हैं। अब उस थिंग्स के अंदर क्या क्या है? टीचर्स भी हैं, उस थिंग्स के अंदर स्टूडेंट भी हैं। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों थिंग्स हैं, लेकिन आप उनको ग्रुप कर दोगे क्लासेस में। आप किस तरीके से क्लासेस बनाओगे? जो कि सेम कैटेगरी के हैं, यानी कि स्टूडेंट हैं, तो आप उनको स्टूडेंट क्लास के अंदर रखोगे। जो कि दूसरी सेम कैटेगरी के यानी कि टीचर्स हैं, आप उनको टीचर क्लास में रखोगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई? अब वो जितने भी स्टूडेंट थे उनमें से हर एक स्टूडेंट बेसिकली क्या था? एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट था। उन तमाम सेमेंटिक ऑब्जेक्ट्स को उठाकर आपने एक स्टूडेंट क्लास में डाल दिया। दूसरी तरफ किसी एक पर्टिकुलर टीचर की बात आप करो, तो वो एक पर्टिकुलर टीचर एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट था और आपने तमाम टीचर्स को उठाकर एक ग्रुप कर दिया एक क्लास में, और उस क्लास का नाम आपने टीचर कह दिया, और उसको टीचर को आपने कैपिटल कैरेक्टर्स के अंदर मेंशन कर देना है। अब किसी एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट को आप एक इंस्टांस भी कह सकते हो, ठीक है? ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। अब इससे आगे हम जाते हैं। अब हर एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट को मीनिंगफुल वे में यूज़र के पर्सपेक्टिव से रिप्रेजेंट करने के लिए उस सेमेंटिक ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हुआ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट क्लास का एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट है, एक इंस्टांस है, एक बच्चा जो कि एक स्टूडेंट है, तो वो एक बेसिकली एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स होंगे। उसका रोल नंबर क्या है, वो किस डिपार्टमेंट का है, उसका जीपीए कितना है, उसका रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसके एड्रेस क्या है। शायद आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि उसके कितने बहन भाई हैं। अच्छा, उसके 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 डैड जो हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आगे फर्दर आपके पास शायद नहीं होगी। उसकी मॉम की फैमिली इन्फॉर्मेशन शायद आपके पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके पर्सपेक्टिव पे, जिस पर्सपेक्टिव पे आप बैठे हुए हो, वहाँ पे वो चीज़ें मैटर नहीं करती। ठीक है? वहाँ पे ये मैटर करता है कि उस पर्टिकुलर जो आपका सेमेंटिक ऑब्जेक्ट है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो आपके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है ना फिर, यानी कि अब आपको ये पर्सपेक्टिव वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो हर एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स हुआ करते हैं। अब एट्रीब्यूट की भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। एक होता है आपका सिंपल एट्रीब्यूट, एक होता है आपका ग्रुप एट्रीब्यूट, एक होता है आपका सेमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, और एक होता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। अब यहाँ पर जो बिल्कुल लास्ट पे लिखा हुआ है, मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर वो होता है जो कि किसी भी एक ग्रुप को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए यूज़ हो रहा होता है। अब आप समझ रहे होंगे, आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है पीछे जो आप अभी तक पढ़ के आए हो सब उनसे लिंक हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा कि किस कंसेप्ट की यहाँ पे आप लिंक कर पा रहे हो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर से, लेकिन लास्ट लेक्चर में भी हमने उसको प्रैक्टिकली करके देखा है। तो देखें, वही सारी पीछे चीज़ें जो आप पीछे पढ़ चुके हो, वही कंसेप्ट दोबारा आपके सामने सेमेंटिक ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में आ रहे हैं। ठीक है? और फिर हर एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट्स को आप क्लास में रख रहे हो, और फिर साथ हर एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या हो गया कि किसी भी सेमेंटिक ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने वाला जो होता है एट्रीब्यूट, उसको आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हो। अब सिंपल, ग्रुप और सेमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इनको हम आगे जाके विजुअली देखते हैं। ये आपके सामने पूरा का पूरा हमने एक डिपार्टमेंट नाम का जो है एक रख दिया। आप क्या कह सकते हो इसको, डिपार्टमेंट क्लास, क्योंकि कैपिटल में लिखा हुआ है तो डिपार्टमेंट क्लास का जो है हमने एक बना दिया। और इसके अंदर अब क्या होंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट होंगे डेफिनेटली। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होंगे, हर एक डिपार्टमेंट एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट हो गया। अब डिपार्टमेंट क्लास के अंदर जाहिर सी बात है डिफरेंट सेमेंटिक ऑब्जेक्ट्स होंगे, और हर एक सेमेंटिक ऑब्जेक्ट एक तरीके से एक डिपार्टमेंट होगा। आई होप सो कि मेरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब इसके अंदर देखें, ये जो आईडी है, क्या ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। डिपार्टमेंट नेम एक एट्रीब्यूट है, लेकिन इसकी टाइप क्या होगी, जो कि स्टार्ट में लिखी हुई थी, सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक हो गया? अच्छा, कैंपस एड्रेस। कैंपस एड्रेस डिपेंड करता है आगे दो चीज़ों पे, कि बिल्डिंग नंबर क्या है और ऑफिस नंबर क्या है, यानी कि इन दो एट्रीब्यूट से मिलकर आपका कैंपस एड्रेस बन रहा है। तो ये कैंपस एड्रेस की टाइप क्या होगी, ग्रुप एट्रीब्यूट। ठीक हो गया? अब आपको ये भी पता चल गया कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या होता है, सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, ग्रुप एट्रीब्यूट क्या होता है।
अब ये भी सिंपल एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर। फैक्स फ़ोन नंबर ये भी एक सिंपल एट्रीब्यूट है। अब ये क्या है, कॉलेज, प्रोफेसर, स्टूडेंट, ये बेसिकली आपके सेमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पर इस जगह पर अगर कॉलेज आपने इस तरीके से एक रेक्टेंगल में लिखा हुआ है तो बेसिकली ये खुद भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। प्रोफेसर इटसेल्फ एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक है कॉलेज, प्रोफेसर और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट से। इसी वजह से आपने इस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इनको भी सेमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बना के लिख दिया। अगर आप इटसेल्फ कॉलेज को जाकर देखोगे तो वो भी कंप्लीट इसी तरीके का एक पूरा का पूरा बड़ा आपको एक डायग्राम शो कर सकता है और अपने अंदर एट्रीब्यूट रखता होगा, जैसे कि एक डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट रखता है। जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर जाके डिपार्टमेंट को आप इस तरीके से शो करोगे जैसे आपने डिपार्टमेंट में कॉलेज को शो किया हुआ है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की कार्डिनैलिटी। आपको रिलेशनशिप तो याद ही होंगे, 1 to 1, 1 to मैनी एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से होता है मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखें कि ये डिपार्टमेंट नेम है और इसके आगे लिखा हुआ है 1 to 1। ये मिनिमम कार्डिनैलिटी है जो कि पहले लिखी हुई है और डॉट के बाद जो लिखी हुई है वो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है। अब मैं दोबारा से जाके मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी का मतलब नहीं बताऊंगा, मैं पीछे वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर 1 to 1 लिखने का मतलब यह है कि किसी एक डिपार्टमेंट का एक नाम लाजमी होगा और एक ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी डिपार्टमेंट का कोई नाम हो ही नहीं और या फिर हो तो एक से ज़्यादा हो। हमेशा ऐसे ही होता है कि हर डिपार्टमेंट का एक नाम होता है और एक ही होता है, इसलिए इसकी कार्डिनैलिटी 1 to 1 हो गई। जब हम बिल्डिंग की बात करते हैं तो हर बिल्डिंग के अंदर जो है बिल्डिंग का कोई लेट्स से बिल्डिंग का कोई नाम या कोई एड्रेस होगा और एक लाजमी होगा, दो नहीं हो सकते। एक बिल्डिंग एक वक्त में एक ही जगह होती है और लाजमी होती है। ऑफिस नंबर का भी ऐसे ही है कि एटलीस्ट एक होगा और एक ही होगा, दो नंबर नहीं हो सकते। जब एज अ होल कैंपस एड्रेस की बात की गई तो मिनिमम 0 जबकि मैक्सिमम 1 रखा गया। अब यहाँ पे 0 1 का क्या मकसद है? हो सकता है कि कॉलेज का जो कैंपस है वो ऑनलाइन हो तो उसका कोई बिल्डिंग और ऑफिस नंबर एग्जिस्ट ही ना करता हो, और हो सकता है कि अगर ऑनलाइन नहीं है तो एटलीस्ट एक तो लाजमी होगा कैंपस एड्रेस, तो इसलिए 0 to 1 कर दिया गया। फ़ोन नंबर की जब बात की गई तो एक डिपार्टमेंट में ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि फ़ोन ना हो, या तो एक होगा या फिर बहुत सारे होंगे, इसलिए इसको 1 to n लिख दिया गया। और फैक्स नंबर के लिए भी यही बता दिया गया कि या तो आपके एक डिपार्टमेंट में फैक्स होगा ही नहीं या फिर होगा तो मैक्सिमम एक होगा। और एक डिपार्टमेंट का एक कॉलेज के साथ क्या ताल्लुक है? 1 to 1, यानी कि एग्जैक्टली एक कॉलेज का एक डिपार्टमेंट हो सकता है। ठीक हो गया? सॉरी, डिपार्टमेंट जो एक डिपार्टमेंट है वो एग्जैक्टली एक कॉलेज का होगा और एक का ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक डिपार्टमेंट है और वो दो कॉलेजेस का हिस्सा हो। ठीक है? इसी तरीके से एक डिपार्टमेंट का या तो एक प्रोफेसर होगा या बहुत सारे होंगे, और स्टूडेंट भी एक तो होगा ही होगा या फिर एक से ज़्यादा होंगे। तो आई होप सो कि अब आपको ये कार्डिनैलिटी का भी कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसको बड़ा मुश्किल कंसेप्ट समझा जाता है, लेकिन ये अगर आप देखें तो आपके जो पीछे आप कंसेप्ट डाटाबेस के पढ़ के आए होते हैं, ये सेमेंटिक ऑब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट जो हैं उन्हीं के साथ मैच कर रहे होते हैं। तो ये हमने एक तरीके से पूरी की पूरी क्लास रिप्रेजेंट कर दी। ठीक हो गया? डिपार्टमेंट क्लास, और उस क्लास का फिर कॉलेज, प्रोफेसर, स्टूडेंट के साथ लिंक था, तो इसलिए इनको सेमेंटिक ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के तौर पे डिपार्टमेंट क्लास के दरमियान अंदर जाके इन क्लासेस के नाम लिख दिया। फिर हमने इनकी कार्डिनैलिटी बता दी। फिर उसके बाद हम आगे अगर जाएं तो हम इंस्टांस देख लेते हैं। तो इंस्टांस क्या होता है? आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे सेमेंटिक ऑब्जेक्ट्स होंगे और किसी एक पार्टिकुलर सेमेंटिक ऑब्जेक्ट को आप इंस्टांस कह सकते हैं। तो अभी ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया था, ये वाली पूरी डिपार्टमेंट क्लास, इसका एक इंस्टांस दिखाया जा रहा है कि कोई डिपार्टमेंट है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका एड्रेस है सोशल साइंस बिल्डिंग 213। ठीक हो गया? जिसके मैनी फ़ोन नंबर है, जिसका एक फैक्स नंबर है, जिसका ताल्लुक किसी एक कॉलेज के साथ है, कॉलेज ऑफ बिजनेस, जिसमें बहुत सारे प्रोफेसर हैं और उन तीनों के नाम ये आ गए, और कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके नाम ये आ गए। तो ये एक इंस्टांस हो गया। सो आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरीके से
आपके जो मॉडल है बनाने के लिए रिप्रेजेंट होते हैं। और मेरे ख्याल में बड़ा कॉम्पैक्ट और बड़ा ज़बरदस्त और आसान सा तरीका है। अब आप यहाँ पर देख के ईज़िली समझ सकते हो कि एक डिपार्टमेंट क्लास है, उस डिपार्टमेंट क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके सामने आ गए, और आपको ये भी पता चल गया कि इस डिपार्टमेंट का एक कॉलेज से ताल्लुक़ है, इसमें प्रोफेसर भी हैं और स्टूडेंट भी है। सो आपको डिपार्टमेंट क्लास में खड़े हुए ये भी पता है कि और कितनी क्लासेस हैं। अब जब आप कॉलेज क्लास में जाओगे तो वहाँ पर इसी तरीके से डिपार्टमेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा जैसे डिपार्टमेंट में कॉलेज को किया जा रहा है, और कॉलेज के एट्रीब्यूट्स जो है वो ऊपर टॉप पे रिप्रेजेंट कर दिए जाएंगे। और आगे जाके कार्डिनलिटी की अगर आप बात करेंगे तो इसी तरीके से कार्डिनलिटी भी लिखी होगी और सारे के सारे रिलेशन आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे होंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी पूरे के पूरे सिस्टम को किसी यूज़र के पर्सपेक्टिव से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको सेमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडलिंग कहते हैं। और सेमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है ना। तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी मीनिंग पूरे के पूरे ये यूज़र के पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड कर रही है। और आपको मैंने ये भी बता दिया इसी लेक्चर के दरमियान कि यूज़र के पर्सपेक्टिव का यहाँ पर क्या मतलब होता है। सो आई होप सो कि ये लेक्चर थोड़ा सा घुमा फिरा के था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैं जितना स्लो और जितना ईजीली इसको आप तक कन्वे कर सकता था मैंने किया है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। तो अगर फिर भी किसी कंसेप्ट को लेके कन्फ्यूजन है तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे मुझसे पूछ सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरीके के अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लाने की। आप लोग वीडियोज़ देखते हो, वीडियोज़ देख के पसंद भी करते हो, लेकिन उसको लाइक करके कमेंट्स में अप्रिशिएट बहुत कम करते हो। तो अगर आपको किसी की एफ़र्ट पसंद आ रही हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उसको अप्रिशिएट भी कर दें। तो चलें, इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं और दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।